हम यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत को अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिनका कि उस बंगाल रेनेसा में एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हमने उनका नाम नहीं सुना। समय आगे बढ़ता है और निवेदिता मदद करती हैं जगदीश चंद्र बोस की उनकी रिसर्च में और उनको फाइनेंशियली मदद करती है। एक वक्त आता है 1989 का द बंगाल प्लेग, जिसमें कि लाखों बंगाली मारे गए थे। निवेदिता का उस बंगाल प्लेग में लोगों की मदद के लिए बहुत बड़ा रोल रहा। तो मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे बस यही लगा कि यार क्यों हमें नहीं बताया जाता ऐसे लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम मिल रहे हैं एक नई वीडियो में, एक नई शख्सियत के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। और आज जिस बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं उसके लिए मैं आपको एक माहौल देना चाहता हूँ। इमेजिन करिए बंगाल को जब अंग्रेजों का शासन चल रहा है और समय है बंगाल के रेनेसा का। हम सब जानते हैं कि रेनेसा जिस तरीके से फ्रांस में हुआ था उसी तरीके से बंगाल में भी हुआ था। बंगाल में अंग्रेजों का समय चल रहा था। वहां पर बंगाल में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट, लेखक, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, सब लोग उभर करके आ रहे थे। सब लोग अपने काम कर रहे थे, सब लोग अपने चरम पर थे। उसी में विवेकानंद की जो यात्रा थी वो विदेशों में चल रही थी। विवेकानंद विदेशों में जाकर के अपनी स्पीचेस वगैरह दे रहे थे। वैसे ही विवेकानंद की स्पीच चल रही थी इंग्लैंड में। हम यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत को अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिनका कि उस बंगाल रेनेसा में एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हमने उनका नाम नहीं सुना। हमने नाम सुना है विवेकानंद का, हमने नाम सुना है रविन्द्रनाथ टैगोर का, हमने नाम सुना है जगदीश चंद्र बोस का, हमने और सारे लोगों का नाम सुना है, राजा राम मोहन का नाम हमने सुना है, और हमने इस शख्सियत का नाम नहीं सुना। मगर इनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी कम नहीं था। और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि कम ना होते हुए ही इनका कंट्रीब्यूशन कम तो नहीं था, मगर वो ज्यादा था। जब विवेकानंद इंग्लैंड में अपनी स्पीच दे रहे होते हैं उसी में उनके जो इनविटेशन होते हैं वो विभिन्न लोगों को जाते हैं। उनमें से ही एक थी निवेदिता। जब निवेदिता को जब इनविटेशन जाता है, निवेदिता की जो फैमिली होती है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फैमिली होती है। उसी में निवेदिता पली बड़ी होती हैं और उनके जो परिवार होता है वो रिलीजन के करीब होता है। निवेदिता के मन में बचपन से ही सवाल होते हैं कि ये सब जो चल रहा है, जो मनुष्य जीवन है उसका लक्ष्य क्या है, और हर तरीके के सवाल जो हमारे मन में आते हैं। उस समय उनका नाम ये नहीं था, उस समय उनका नाम एलिजाबेथ नोबल था। और वहां पर वो जब ये सारी की सारी चीजों से जूझ रही होती हैं तो उसी समय उनको इनविटेशन आता है और उनको विवेकानंद जी से मिलने का मौका मिलता है। विवेकानंद जी की स्पीच सुनने के बाद में उनको विवेकानंद जी के शब्दों पर बहुत ज्यादा आकर्षण फील होता है और उनको लगता है कि अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में दम है। उसके बाद वो उनके और भी से आकर के उनकी स्पीचेस अटेंड करती हैं और विवेकानंद जी के ज्ञान की ओर भी करीब आ जाती हैं। ये सब समझने के बाद में निवेदिता को लगता है कि फाइनली शायद उनकी लाइफ को एक आंसर मिलने लगा है। शायद फाइनली उनकी जिंदगी को अब समझ में आने लगा है कि आगे करना क्या है। इसी सब के बाद में निवेदिता 1898 में बंगाल आ जाती है। 1895 में वो विवेकानंद जी से मिलती हैं और 3 साल बाद ही विवेकानंद जी का ऐसा जादू उन पर चलता है जिससे कि उनको समझ में आती हैं चीजें और वह सीधा आकर के बंगाल में आती हैं। बंगाल में आने के बाद में निवेदिता विवेकानंद जी के साथ में जुड़ जाती है, उनके साथ में जुड़ करके काम करने लगती हैं। मगर उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं होती। लोग उनसे बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो विदेशी थी। लोग उनके बर्तन नहीं मानना चाहते थे, उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे। आप जान सकते हैं किस तरीके के स्टीरियोटाइप्स खासकर उस समय में रहे होंगे जबकि अंग्रेज हम पे शासन करते थे। और उस समय आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई का जो स्टैंडर्ड था वो भी उतना नहीं था। हालांकि बंगाल में रहने सा था, मगर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि वहां पर इन सब चीजों से परिचित नहीं थे। उसी के साथ में निवेदिता वहां पर एक गर्ल्स हाई स्कूल खोलती हैं, उसको चलाती हैं। उसमें वो विधवा बच्चियों को भी पढ़ाती हैं और सब लोगों की मदद करती हैं। फिर वक्त आता है 1989 का द बंगाल प्लेग, जिसमें कि लाखों बंगाली मारे गए थे। निवेदिता का उस बंगाल प्लेग में लोगों की मदद के लिए बहुत बड़ा रोल रहा। उसी के साथ में समय आगे बढ़ता है और निवेदिता मदद करती हैं जगदीश चंद्र बोस की उनकी रिसर्च में और उनको फाइनेंशियली मदद करती है। उसी के साथ में निवेदिता कई सारी मैगजीन्स का भी संपादन करती हैं और वो बिल्कुल एक भारतीय बन जाती हैं। फिर भारतीय जो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोल पाते थे, निवेदिता अपने मैगजीन्स के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो सारी की सारी चीजें लोगों को जाकर के बताती हैं। वैसे एक इंसिडेंट आता है जब लॉर्ड कर्जन एक स्पीच देते हैं और वहां पर वो भारत की बुराई करते हैं। क्योंकि बाहर ये परसेप्शन ये है लेकर के, जो उस समय भी था, कि अंग्रेज ये सोचते थे कि हम लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, उनके यहाँ पे जा करके हम उन पर एक एहसान कर रहे हैं। निवेदिता भी शायद पहले ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब वो भारत आती है तो उनको पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो ये कर रहे हैं, और देशों को आकर के लूट रहे हैं, वो गलत है। निवेदिता लॉर्ड कर्जन की उस स्पीच के बारे में लिखती हैं अपनी मैगजीन में और स्पीच को
एक सही ढंग से उसका उत्तर तैयार करती हैं। निवेदिता हमारे कल्चर को लेकर के, बाकी सारी चीज़ों को लेकर के उनको प्रोटेक्ट करती हैं और वो सही मायने में एक भारतीय बन जाती हैं। उसके बाद में 1902 में जब स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है, निवेदिता उनके काम को आगे लेकर के बढ़ती हैं और सारी की सारी चीज़ें वो चलाती हैं और सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक लड़की को जैसा होना चाहिए, वो अपना पूरा का पूरा जीवन उसी में लगा देती हैं। ये नाम उन्हें स्वामी जी ने दिया था। इसका मतलब है एक वह इंसान जो पूरी तरीके से सत्य को डेडिकेटेड है। वह स्वामी जी की विचारधारा को अपनी विचारधारा बनाती हैं, भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति मानती हैं और हम लोगों के लिए काम करती हैं। ऐसे एक इंसिडेंट उनकी ज़िंदगी में आता है, जब उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पे एक स्कूल में इनवाइट किया जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में उन्हें लगता है कि ये युवाओं लड़कों का स्कूल है, तो यहाँ पर ये लोग कुछ अपना पुरुषार्थ दिखाएँगे, कुछ अपना रण कौशल दिखाएँगे। मगर जब वो वहाँ पे जाती हैं तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगता। जब उनकी स्पीच देने की बारी आती है, तो निवेदिता कहती हैं कि मैं यहाँ पर आई थी, मुझे लगा था कि ये एक लड़कों का स्कूल है, एक युवा लड़कों का स्कूल है, तो तुम लोग यहाँ पे कुछ रण कौशल दिखाओगे, कुछ अपना पुरुषार्थ दिखाओगे, मगर तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसके बाद में वो कहती हैं कि तुम इस पर तैयारी करो, मैं कुछ दिन बाद फिर आऊँगी और फिर से हम ये चीज़ करेंगे। उसके बाद में वो सब कुछ किया जाता है और कुछ दिन बाद निवेदिता जब फिर से वो स्कूल में जाती हैं, तो उन्हें वो सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और उन्हें प्रसन्नता होती है। आप इन चीज़ों से देख सकते हैं कि विवेकानंद के विचारों को उन्होंने किस तरीके से आत्मसात करा था। जिस तरीके से विवेकानंद भी शारीरिक बल पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे। वो कहते थे कि तुम्हें गीता है और सारी की सारी चीज़ें तभी समझ में आएँगी जब तुम शारीरिक तौर से भी मजबूत होगे। निवेदिता ने ऐसे ही करके पूरे के पूरे बंगाल के उस रेनेसां में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान किया। उन्होंने कई सारी पत्रिकाओं के साथ-साथ में स्कूल बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ में, विधवाओं को पढ़ाने के साथ-साथ में, कुरीतियों के खिलाफ बोलने के साथ-साथ में, वेदांतिक फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के साथ-साथ में बहुत सारे काम करे। बहुत छोटी सी आयु 43 की उम्र में 1911 में निवता का देहांत हो गया और एक ऐसी आवाज जिसके बारे में हम लोगों को उतना नहीं बताया जाता, जबकि वो दूसरी देश से आई थी और आकर के बिल्कुल हमारे बीच में बस गई। हम ही लोगों के लिए काम करने लगी, हमारे लिए ही अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगी। आप सोचिए किस तरीके का माइंडसेट होगा उनका और किस तरीके की जो उन्होंने अपनी जीवन शैली जी, जिस कम उम्र में वे चली गई, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही रहा होगा कि जितना एफर्ट उन्हें करना पड़ा, वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान नहीं रख पाई होंगी, बहुत ख़्याल नहीं रख पाई होंगी। वो चाहती तो आराम से वहाँ पे रह सकती थी। निवेदिता आयरलैंड में एक अच्छी खासी टीचर थी और एक अच्छी खासी ऑथर थी। उनके पास में सब कुछ था, एक भला पूरा जीवन। लेकिन वो सबको छोड़ करके, अपने देशवासियों को छोड़ करके, अपने सारे मित्रों को छोड़ करके, सारे रिश्तेदारों को छोड़ करके वे भारत आईं, सिर्फ सत्य की खोज में और सत्य की सेवा करने के लिए। लेकिन आज हम में से किसी को भी शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद आप लोगों ने उनका नाम भी ना सुना हो। हम सब पूरी तरीके से कहीं न कहीं उन्हें भूल गए, हम सब पूरी न पूरी तरीके से कभी इनको याद नहीं करते। याद भी कहाँ से करेंगे, हम लोग को पता नहीं इनके बारे में। हम लोग शायद मदर टेरेसा के बारे में उतना जानते हैं कि हाँ, वो वहाँ से आई थी और उन्होंने ये सब कुछ करा। बट हम इनको बिल्कुल भूल गए, जिन्होंने पूरी तरीके से अपना सब कुछ त्याग करके हमारे लिए काम करा, हमारे लिए मदद करी। ज़रूर पढ़िएगा ये किताब या उनकी और भी कोई किताब आपको मिले तो, या उनको और भी कोई मैगज़ीन या लेटर आपको मिले तो। और इस वीडियो को ज़रूर प्रोपेगेट करिएगा। मैं चाहता हूँ कि इस शख्सियत का लोगों को पता चले, लोग जान सकें। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे बस यही लगा कि यार, क्यों हमें नहीं बताया जाता ऐसे लोगों के बारे में? क्यों हमें नहीं बताया जाता कि ऐसे लोग भी एग्ज़िस्ट करते हैं और जीवन जीने का ये भी एक ढंग होता है। और ख़ासकर आप अगर लड़कियाँ हैं, तो आप अगर ये वीडियो देख रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक सबल नारी का चरित्र कैसा हो सकता है। एक ताकतवर नारी का चरित्र कैसा होता है और वो क्या कर सकती है। अपने ही क्षेत्र में नहीं, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे देश में जाकर के, जो कि उसकी सभ्यता से बिल्कुल अलग है। उसकी मान्यताओं से बिल्कुल अलग है, उसकी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को इतना ही रखूँगा और ज़रूर पढ़िएगा ये किताब। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा, तब तक सेफ रहिए। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।